हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो होने वाला है लाइफस्टाइल बेसिक, जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 बातें, 5 क्वेटेशंस जो कि मैंने डिफरेंट जोन से लिए हुए हैं और मैं उन्हें हमेशा अपनी डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ टू लीड अ प्रैक्टिकल एंड अ गुड लाइफ। मैं बताऊंगा इसकी कभी कभी हम लोग कुछ किताबें पढ़ते हैं जिसमें लिखी हुई कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही सटीक बैठती हैं। इसके साथ ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ खास तरह के लोगों से मिलते हैं और उनकी कही हुई कुछ बातें हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं, हमारे दिल को छू जाती हैं और ऐसा लगता है कि इन बातों का ध्यान हमें रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये सारी बातें हमारे डेली लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही हैं। इसके अलावा और भी सारे माध्यम हैं, जैसे कभी हम किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, कभी किसी धार्मिक धारावाहिक को देखते हैं, तो ऐसे में कुछ बातें जो होती हैं जो कि कही जाती हैं, बताई जाती हैं, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इन्हीं सारी बातों का कलेक्शन मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास में, और मैं बताऊँ कि इसमें से 5 ऐसी बातें हैं जो कि मैं अपनी डेली लाइफ में हमेशा ध्यान रखती हूँ और एक तरह से ये 5 बातें मेरी डेली लाइफ को गाइड करते रहते हैं। हर तरह के डिसीजंस लेने में मुझे मददगार साबित होते हैं और उसके साथ ही दूसरों के साथ किस तरह से मुझे कनेक्टिविटी रखनी है, इस पर भी वो मुझे प्रॉपरली गाइड करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये 5 कोटेशंस कौन से हैं। इसके साथ ही मैं बताऊं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरा फेसबुक पेज द इनसाइड वंडर को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो गाइस, चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कोटेशन, जो कि मैंने लिया है के शराफ के बुक हाउ एन आईफोन मेड मी द यंगेस्ट बिलियनियर से। इस लाइन में ये बताया गया है कि अ शिप इज सेफ इन इट्स हार्बर बट दैट्स नॉट द प्लेस इट इज़ मेंट टू बी। जब मैं इस किताब को पढ़ रही थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही थी ये लाइन, और मैंने इस लाइन को अपने डायरी में भी नोट किया। मैं बताऊंगा इसका मतलब है कि एक समुद्री जहाज जब अपने हार्बर पे रहता है, जब अपने तट पे रहता है, तो वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। उसके खो जाने का खतरा नहीं होता है, उसे समुद्री तूफान से टकराने का खतरा नहीं होता है, साथ ही समुद्री डाकू से लूटे ऐसी भी कोई बातें नहीं होती हैं। तो वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने हार्बर पर है, लेकिन यह वो जगह नहीं है जहाँ उसे होना चाहिए। तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शिप यानी कि एक जहाज, उसका काम है, उसका स्वभाव है एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करना। ऐसे में अगर वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमेशा तट पर ही रहेगा तो अपने काम को नहीं कर पाएगा। तो मैं बताऊंगा इसकी ये हमारे दैनिक जीवन से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड बात है। हम अपने जीवन में जिस किसी भी काम को करते हैं या फिर जो भी जीवन शैली अपना चुके हैं, हम उसमें सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि कई वर्षों से लगातार हम उस जीवन शैली को अपनाए हुए हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन उसी जीवन शैली को अपनाते रहते चले जाते हैं और हम किसी तरह का रिस्क भरा काम नहीं करते हैं, हम दूसरे जीवन शैली की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ये सुरक्षा घेरा जो कि हमने जीवन शैली में बना रखा है कहीं ना कहीं टूट जाएगा और फिर हमें दूसरे ओर जाने पर रिस्क होगा, फिर से हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, और इसलिए हम इस तरह की डिसीजन मेकिंग नहीं लेते हैं और हमारे लाइफ में प्रोग्रेस स्टॉप हो जाती है, यानी कि किसी भी तरह से हम प्रोग्रेस करना बंद कर देते हैं। तो हमें हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के कुछ कामों को करना चाहिए, कुछ डिसीजंस लेने चाहिए। आपको उस डिसीजन को लेने में रिस्क बिल्कुल है। आप हो सकता है कुछ चीज़ों को लॉस कर जाओ, हो सकता है कुछ चीज़ों को गेन भी करो। तो दोनों ही सिचुएशंस आपके लिए ऐसी हैं जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा, लेकिन दोनों ही सिचुएशंस आपको प्रोग्रेसिव बनाएंगे। दोनों ही सिचुएशंस में आपको तजुर्बे मिलेंगे। एक सिचुएशन में जहां आप गेन करोगे तो आप लाभदायी स्थिति में पहुंचोगे। एक सिचुएशन में जहां अगर आप लॉस कर जाते हो, कोई चीज़ लूज कर जाते हो, तो वहां पर आपको तजुर्बा मिलेगा कि आप किस तरह से और बेहतर तैयारी करके उस चीज़ को पा सकते हो। तो मैं बताऊं कि हमेशा हम अपने जीवन में बहुत ही कंफर्टेबल जोन में रहते हैं और हम किसी भी डिसीजन को नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ सुरक्षा नहीं है।
हम अपने जिस काम को कर रहे हैं, हम दूसरी तरह की नौकरी में दूसरे तरह के कामों को ट्राई नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि हम दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो हमें फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कि पुरानी कंपनी से ज़्यादा बेहतर पोजीशन और पैसा मिल जाए। ऐसे में हम उस अवसर को खो देते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायी है। तो बिल्कुल इस सेंटेंस को मैं हमेशा अपने लाइफ में ध्यान रखती हूँ। मैं किसी भी तरह के डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा बोल्डली लेती हूँ। मुझे पता है कि जो मैं डिसीजन ले रही हूँ उसका इफेक्ट कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और मैं बिल्कुल नई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डिसीजन लेना है और मैं लूँगी, क्योंकि ये मुझे आत्मनिर्भर बनाता है, ये मुझे आत्मविश्वास से भरता है। तो ये सेंटेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये एक बुक से ली गई है कि आप जहाँ भी हो आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित हो, लेकिन आपका नेचर होना चाहिए प्रोग्रेस करते रहना। इसलिए आप आगे बढ़ो, डिसीजन लो, रिस्क लो, तभी आपको जीवन में कर पाओगे। तो किसी भी डिसीजन मेकिंग से आप कभी मत घबराइए, आप हमेशा आगे की ओर बढ़िए, क्योंकि चलती का नाम और बढ़ती का नाम ही ज़िंदगी है। और साथ साथ आज के युग में जो कि बहुत ही क्रांति वाला युग है, यहाँ हर समय कुछ ना कुछ इनोवेटिव हो रहा है पूरे इन्वायरमेंट में। ऐसे में अगर आप अपने आप को शिथिल रखते हो सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है और आप पिछड़ जाओगे। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप जहाँ हो सुरक्षित हो, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग ज़रूर करो, ताकि आप सुरक्षा के साथ साथ सफलता भी हासिल करो, सुरक्षा के साथ साथ आप प्रगति भी हासिल करो। आई होप आप में से बहुत सारे लोग ने इसे ऑलरेडी समझ लिया है। ये एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड सॉन्ग है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। यस, मैं इस बात का ध्यान अपने जीवन में बहुत ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि अगर कभी भी हम कोई काम करते हैं, कभी भी कोई नया स्टेप लेते हैं, या फिर अगर नया भी स्टेप ना ले, हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लीड करते हैं, जीते हैं, तो कुछ तो लोग कहते ही हैं और ये उनका काम ही है। और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा लोगों के कहने के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये टोटली उनकी परिस्थितियों पर, उनकी मानसिकता पर डिपेंड करता है, उनकी उनके स्वार्थ पर भी कभी कभी डिपेंड कर जाता है। क्योंकि अगर हमारी गतिविधियों से उन्हें किसी तरह का लाभ नहीं है तो वो आपके लिए कभी अच्छा नहीं कहेंगे। अगर हमारी गतिविधियों से उन्हें लाभ है तो वो आपके लिए थोड़ा बहुत अच्छा कह सकते हैं। अगर उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ है तो वो बिल्कुल आपकी चापलूसी करने लगेंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कहने लगेंगे। तो मैं बताऊं कि इन सारी बातों पर हमें ध्यान कम देना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी संतुष्टि के अनुसार काम करना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी अपने चॉइस के अनुसार, अपनी संतुष्टि के अनुसार ही जीनी चाहिए, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए नहीं। अगर आप कोई काम करते हो, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है सुन करके। जैसे मैं भी यूट्यूब पर काम करती हूँ तो कुछ लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बाद में काफ़ी मोटिवेट करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोटिवेट नहीं करते हैं, वो कुछ क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं मुझे, तो मैं उन सारी बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ। तो मैं बताऊँ गाइस कि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो कोई अगर हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हम मोटिवेट हो रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई काम हम इसलिए कर रहे हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, तो ये सही नहीं है। हमें अपने काम को अपने तरीके से करना है। प्रशंसा करने वाले लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, जिन्हें प्रशंसा नहीं करनी है वे नहीं करेंगे। आपको अपना काम करते जाना है, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में आपको न्यूट्रल रहना है, आपको सादगी भरा वही स्टेप लेना है जो आपने अपने लिए ऑलरेडी चुन रखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को ध्यान में रखना कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। इसके आगे की लाइन भी मुझे आती है बट यहाँ पर सुटेबल नहीं है तो मैं नहीं कहना चाहूँगी। तो वही बातें हैं कि बेकार की बातों को छोड़ करके हमें अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए। लोगों की बात कैसी है, क्या है, इन सारी बातों को पीछे रखते हुए हम अपने काम को अपनी संतुष्टि के अनुसार जिए। साथ में उचित और अनुचित दो मापदंड ऐसे हैं, इन मापदंडों का ध्यान में रखते हुए हम अपने काम को करते जाएं और लोगों की बातों से टोटली साइड होते जाएं, तो हम अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाएंगे और एक बेहतर लाइफ को लीड कर पाएंगे।
सो जैसा कि आपने देखा, जिसमें बताया गया है कि प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस बॉन्ड टुगेदर। ये भगवत गीता का क्वेट है। आप अगर गीता पढ़ते हो या फिर कभी आपने ऐसा कोई धारावाहिक देखा है जिसमें गीता का ज्ञान हो, तो आपको पता होगा इस क्वेट के बारे में। बहुत ही विख्यात है कि प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस जो होते हैं साथ में जन्म लेते हैं। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, उसका सॉल्यूशन जरूर निकलता है। हाँ, एट द मिड, यानी कि बीच का जो टाइम होता है, जो बीच का फेज होता है, वो काफ़ी ज़्यादा संयम पूर्वक हमें जीना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद पूर्वक हमें जीना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो प्रकृति से रिलेटेड हो या फिर हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड हो, ईश्वर उसके सॉल्यूशंस को हमारे पास उसी साथ ही भेजते हैं। जैसे उन्होंने प्रॉब्लम सेंड किया, वैसे ही वो सॉल्यूशंस भी हमारे पास होते हैं। बस हमें वहाँ पर प्रॉब्लम्स को देख करके बहुत ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमें इत्मीनान रखते हुए, संयम रखते हुए उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने की ज़रूरत है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, और फिर वो मिल जाता है। उसके बाद हमें उसे शुरुआत करके और जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। तो ये भगवत गीता का क्वेट है। आप अपनी ज़िंदगी को देखिए, आप इतिहास को देखिए, जिस तरह के भी प्रॉब्लम सामने आए हैं, कहीं ना कहीं उसके सॉल्यूशंस उसके साथ ही साथ आए हैं, और समय अनुसार किसी ने उन सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दिया है। अभी हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कोविड-19 की, और मुझे उम्मीद है कि इसके साथ ही इसके सॉल्यूशन ने जन्म भी ले लिया है। और आपको तो पता है कि कुछ सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, जैसे कि अगर हम अपने हैंड वॉश करते रहते हैं, अगर हम खुद को एक सैनिटाइज वातावरण में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशंस ही हैं। और आप ये भी जान पाओगे कि कितना ज़रूरी था इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में अहमियत देने की, जो कि हम नहीं दे रहे थे, और अब हमने कोविड-19 की वजह से इसे देना शुरू कर दिया है। और बहुत ही जल्द वैक्सीन भी आ जाएगी, और कहीं ना कहीं ये खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। इसके साथ इसने जो हमें सबसे अच्छी चीज़ सिखाई है वो सिखाई है कि हम जहाँ भी रहें साफ़ सफाई का वातावरण रखें, हम हमेशा एक सैनिटाइज वातावरण को अपनाएं, साथ में सैनिटाइज रहें, अपने हाथों को खाने से पहले या फिर दूसरे किसी कामों को करने से पहले हम ज़रूर उसे अच्छी तरह से वॉश करें। बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत अच्छी आदतें हमें बचपन में कहीं शिष्टाचार के रूप में सिखाई जाती थी और हमने इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में उन्हें इग्नोर कर दिया था, उसे कोविड-19 ने अगेन हमें सिखा दिया है। तो मैं बताऊं कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को देख करके उसके लिए परेशान ना हो, हम उससे संयम पूर्वक डील करें, हम उसे टाइम देते हुए, ध्यान देते हुए, उसका चिंतन करते हुए हम उसके सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन साथ में ही जन्मते हैं। तो चाहे प्रॉब्लम आपके पर्सनल लाइफ की हो या फिर प्रॉब्लम पूरे देश की हो, दुनिया की हो, प्रकृति की हो, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस उसके साथ ही जन्मता है। इस बात को अगर आप गांठ बांध लेते हो तो आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में घबराओगे नहीं, और उसे संयम पूर्वक धारण करते हुए कहीं ना कहीं आप उसके सॉल्यूशन के लिए काम करना शुरू करोगे, और एक दिन आप सॉल्यूशन लेने के बाद उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करके सफल ज़रूर हो जाओगे। ये कोटेशन मुझे मिला था किसी सोशल साइट पर, जिसे मैंने सेव करके रखा था। हो सकता है कि ये किसी ने लिखा ही है, ऑफ कोर्स, जिसने पोस्ट किया था, मैं उसके बारे में अभी नहीं जानती हूँ। तो ये बता रहा है कि हमें किसी भी इंसान के प्रति कोई भी धारणा बनाने से पहले उसके जीवन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के जीवन के बारे में नहीं जानते, जीवन यात्रा के बारे में नहीं जानते, तो आप उसकी कोई भी धारणा उसके प्रति बिल्कुल ना बनाओ, और उसे बिल्कुल भी जज ना करो। उसे ऐसा मत बताओ कि वो ऐसा है या ऐसी है। ये बहुत ही सटीक बात है। हम कभी ना कभी ऐसे ना किसी इंसान से मिल जाते हैं कि वो किसी अगले इंसान के प्रति हमें कुछ बता देता है, और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, वो ऐसा ही है। साथ में हम अपने जीवन शैली में भी कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे हम किसी के बारे में कुछ धारणा बना लेते हैं कि वो इंसान ऐसा है, और हम उसे अगले से भी शेयर कर देते हैं।
तो ये बिल्कुल ही गलत है। हमें किसी के बारे में धारणा बनाने से पहले उसकी जीवन शैली की सारी बातें जाननी ज़रूरी है, और अगर हम नहीं जानते हैं तो हमें ऐसे लोगों के बारे में धारणा बनाना नहीं चाहिए। सो गाइस, आई नो कि आपने इसे एज अ प्रेयर लिया होगा। जिस तरह से ये कोटेशन लिखा हुआ है बिल्कुल एज अ प्रेयर ही लग रहा है। मैं बताऊं कि ये कोटेशन जो है ये ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से इसे जस्ट एक एज अ प्रेयर लिख दिया है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है एक ट्वीट, यस, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी। ये है ट्रेंट सेल्टन का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा था, एक प्रे किया था गॉड से, डियर गॉड प्लीज़ मेक अ वे आउट ऑफ नो वेज, आई नो what is impossible to me but is still possible to you, आमीन। तो ये प्रेयर जो था वो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि मुझे हमेशा से, आप जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं एक बहुत ही आस्तिक लड़की हूँ, तो हमेशा से मुझे भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास रहा है। किसी भी चीज़ को लेकर के मैं उन पर यकीन रखती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अंत तक अपने हर चीज़ को छोड़ करके उन पर भरोसा रखें, क्योंकि इस जैसे प्रेयर में ये कहा गया है कि जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है वो भगवान के लिए पॉसिबल है, और वो उनके लिए चुटकियों का खेल है। तो जहाँ पर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ पर एक ईश्वर की उम्मीद का रास्ता खुला रहता है। तो हमें ज़रूर उन पर भरोसा रखना चाहिए कि हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और वो अच्छे के लिए हो रहा है। हमें हो सकता है कि अभी समझ में ना आए, लेकिन थोड़े देर बाद, कुछ दिनों बाद हमें ज़रूर इस बात का समझ हो जाती है कि हमारे साथ जो हुआ उसके कारण से ही आज हम कुछ मजबूत बन पाए हैं, अपनी स्थिति को संभाल पाए हैं, आत्मनिर्भर बन पाए हैं। तो ये कोटेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। चारों तरफ के रास्ते बंद हो फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, ईश्वर इस काम को ज़रूर सक्सेस करेंगे, क्योंकि मुझे उनसे उम्मीद रहती है कि मैंने अगर अच्छी नीयत से किसी काम को करने की कोशिश की है तो वो ज़रूर ही सक्सेस होगा, उस पर ईश्वर का हाथ होगा। और फाइनली मेरा विश्वास जीत भी जाता है, और मैं इसके लिए खुद को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास रखना और ईश्वर आपके विश्वास को बनाए रखे, ये दोनों अलग बातें हैं। अगर ऐसा होता है कि ईश्वर आपकी विश्वास को बनाए रखते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रेयर में, आप में इतनी, आपकी इच्छाओं में इतनी शक्ति होती है, इतनी शालीनता होती है, इतनी सादगी होती है, और इतना नीयत उसका अच्छा होता है, उन बातों के पीछे उनकी नीयति अच्छी होती है कि ईश्वर को आपकी मनचाही चीज़ आपको देनी ही पड़ती है। तो बिल्कुल आखिरी उम्मीद तक हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मुझे अपनी डेली लाइफ में भी हमेशा गाइड करता रहता है। आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। अभी जो सीज़न चल रहा है सावन का चल रहा है, और मैं बताऊँ कि मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ, शुरू से मैंने उनकी पूजा करी है। लास्ट ईयर सावन में मैं गई थी रामनगरी अयोध्या, वहाँ पर मैंने सभी मंदिरों के दर्शन कर लिए, और अंत में मैं वहाँ से जाते हुए ये बोल पड़ी कि अब तो जब मंदिर बनेगा तभी मैं यहाँ आऊँगी। तो वहाँ बैठे हुए कुछ लोग थे जो कि पुलिसकर्मी थे, मुझे देख के हंस रहे थे, एंड मेरे हस्बैंड भी ये कह रहे थे कि देखो तुम्हारी बात को सुन के लोग हंस रहे हैं, क्योंकि मंदिर तो बनेगा नहीं, क्योंकि राम मंदिर का जो मसला है सुप्रीम कोर्ट में आज से नहीं कई वर्षों से चला आ रहा है। और मैं ऐसा बोल पड़ी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैंने सारे मंदिरों के दर्शन कर लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जिसके नाम पर पूरी नगरी है उसी का मंदिर नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे मतलब कचोट सा रहा था मन में, क्योंकि मंदिर तो थे राम जी के, लेकिन जहाँ उनकी जन्मस्थली है वहाँ पर उनका मंदिर नहीं था। और पूरी अयोध्या मंदिरों से भरी पड़ी है, कभी सीता जी का मंदिर, दशरथ जी का मंदिर, कौशल्या माता का मंदिर। इसी तरह से मैं देखते हुए थोड़ा खींच सी गई थी, तो मैंने कहा था कि अब जब मंदिर बनेगा तभी आऊँगी। तो मैंने काफ़ी इनोसेंटली इस बात को कहा था, और आज वो दिन है। अगेन 1 साल के बाद ही आज ये सावन का समय है, और आपको पता है कि इसी मंथ से या फिर मे बी 5 ऑफ अगस्त इस तरह का डेट सामने आया है सरकार की तरफ से, जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। उतना लंबा जो इंतज़ार था लोगों का ख़त्म हुआ, उतना लंबा इंतज़ार था। मुझे कोई मतलब नहीं था
कि केस मुकदमा क्या चल रहा है, कितने लंबे समय से ये मामला जो है डिले होता जा रहा है, कोई डिसीजन नहीं हो पा रही है। मुझे उन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। मैंने झटाक से एक बात कही थी कि अब तो बनेगा तभी आऊँगी, क्योंकि मुझे ईश्वर पर यकीन था। मुझे किसी चीज़ को नहीं जानना था, किसी कोर्ट कचहरी को नहीं जानना था, पॉलिटिकल फंडे को नहीं जानना था। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और आज कहीं ना कहीं वो पूरा होते दिख रहा है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये मेरी इनोसेंसी ही थी, और आज भी मैं जब इस इंसिडेंट को सोचती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं फिर से वहाँ जाऊँ। और मैंने तो बस यूँ ही कहा था, लेकिन मे भी कि ईश्वर मुझे फिर से वहाँ बुलाए और अपने दर्शन दें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंत समय तक ईश्वर पर भरोसा रखें। और ये क्वेट मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनाता है, आशावादी बनाता है। साथ में भगवान पर, ऐसे तो मैं भगवान बोलती नहीं हूँ जल्दी, भोलेनाथ ही बोलती हूँ। भोलेनाथ पे अंत तक भरोसा रखने के लिए मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहता है। तो मुझे ये कोटेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, ये तो हमारा वीडियो था जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो 5 कोटेशंस, जिसे मैंने अलग अलग जगहों से लिए हैं। और ये पांचों जो बातें हैं मुझे मेरी लाइफ में हमेशा याद रहती हैं, और कहीं ना कहीं ये मेरी लाइफ को गाइड करती रहती हैं। मेरे छोटे छोटे कामों में आप इन कोटेशंस की झलक देख सकते हो। तो आई होप कि आपके भी लाइफ में इस तरह की कुछ बातें ज़रूर होंगी। हो सकता है कि इन द फॉर्म ऑफ कोटेशन ना हो, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स ना हो सकता है कि किसी बड़े ने, किसी बहुत ही अच्छे इंसान ने आपसे कुछ ऐसा कहा हो कि आपको लगा हो कि ओ माय गॉड, इसने तो ऐसी बात कही है जो जीवन पर्यंत काम आने वाली है और याद रखने वाली बात है। ऐसे ही कोटेशंस हमारे लाइफ को चेंज कर देते हैं, मानो हमारे जीवन के तरीके को एक नई दिशा दे देते हैं। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।